तीनों लड़कियां अपने अपने पार्टनर के बैंड बजा के कुमकुम के साथ उनके रूम में चले जाती हैं। तीनों डोर को अंदर से लॉक कर लेती हैं। कुमकुम और छाया ढेर सारे स्नैक्स लेके आती हैं और पूरे बेड पर उनको फैला के खुद भी बैठ जाती हैं। जिया उनकी सारी हरकत देखे जा रही थी। छाया जाके टीवी को ऑन करती है और उसमें एक हॉरर मूवी चला देती है। वहीं अक्षत और कबीर मिलके तो राज की बैंड बजा रहे थे, ये बोल के कि वो ना जिया से झगड़ा करता और ना ही उनकी पार्टनर उनको छोड़ के जाती। काफ़ी देर की धुलाई के बाद दोनों राज को फर्श पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और लैपटॉप लेके उसमें उस रूम को सीसीटीवी फोटोज देखने लगते हैं, क्योंकि जिया ने गुस्से से रूम की चटकनी को भी बंद किया था, जिससे वो रूम की डुप्लीकेट की से भी नहीं खुल सकता था। वहीं रूम में कुमकुम और छाया दोनों ही अपनी आंखें बंद किए जिया को पकड़कर जोर से चिल्ला रही थीं, क्योंकि दोनों को ही हॉरर मूवी पसंद थी, पर कोई भी डरावनी सीन आने पर दोनों चिल्लाती भी सबसे पहले थीं। वहीं जिया उन दोनों की ही हरकतें देख के गुस्से से उन्हें घूर रही थी, क्योंकि कबीर के बीच में आने से ही वो अपनी सारी की सारी भड़ास राज पर नहीं निकाल पाई थी। कुमकुम और छाया दोनों ही स्नैक्स खाने में बिजी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों सारे स्नैक्स को ख़त्म कर चुकी थी। ख़त्म होने पर कुमकुम और लेने के लिए जाती है कि जिया उसे रोकते हुए बोली, तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों को तो कभी इतना गुस्सा नहीं आता। ये तो डिपार्टमेंट मेरा है। तो फिर तुम दोनों ने ये काली मैया क्यों बनी थी? जिया की बात सुन के छाया नकली का रोते हुए उसके कंधे पर सर टिकाती हुई बोली, दी, मेरे पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए ही तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और मेरे भी। अब की बार कुमकुम जिया के दूसरे कंधे पर कब्जा करते हुए बोली, इसलिए तुम दोनों ये जानवर की तरह चल रही हो? जिया बोली। कुमकुम और छाया दोनों ही एक साथ हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। जिया अपना एक एक हाथ दोनों के ही गालों पर रख लेती है। तभी जिया को दोनों की रोने की आवाज़ आती है। जिया का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, तो वो चिढ़ते हुए बोली, अब क्या हुआ? अब क्या तुम दोनों की डिलीवरी होने वाली है, जो ये इतने बेसुरे राग आलाप रही हो? छाया सुसकते हुए बोली, दी, मैंने उस कटी पूंछ के बंदर को कितना कुछ सुना दिया। मैं जब कुछ नहीं कहती थी तो मेरा क्या हाल करता था, लेकिन आज तो मैंने उसको सबके सामने थापी से कूट कूट के धोया है। अब वो मेरा क्या हाल करेगा? तूने तो सिर्फ धोया था, मैंने तो मेरे वाले को कुकर में पकाकर सेजवान चटनी के साथ बेसन में डाल के तला है। और कबीर भैया तो वैसे भी कितने क्यूट हैं। मेरा तो पति डायनासोर है, जो हमेशा आगे उगलता रहता है। वो तो मुझे गुलगुले में बैठा के एलियंस के पास ही भेज देगा। कुमकुम बोली। वो दोनों यहाँ बैठ के अपनी अपनी सब्जी उगा रही थीं। वहाँ उनके प्यारे पति गुस्से से लाल हो रहे थे। वहीं 200 किलो के नीचे दबा राज हंसे जा रहा था। उसकी हंसी सुन के उन दोनों की ओर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों एक बार फिर राज को अपने नीचे से निकाल के उसको कूट कूट के उसकी सारी की सारी हंसी निकाल देते हैं।
राज से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो उन दोनों को मक्खन लगाते हुए बोला, अगर तुम दोनों ने मुझे मारना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उन तक पहुंचाने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। राज की बात सुन के कबीर और अक्षत उसे एक और जोरदार पंच मारते हैं और फिर बोलते हैं, अगर तूने अब थोड़ी ही देर और की अगर अपनी मुंह खोलने में तो कल खुद को गंगा जी में प्रवाहित होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि तू तो यमराज को प्यारा सबसे दुलारा हो चुका होगा। मैं जिया को मना के डोर ओपन करवाने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो तुम संभाल लेना। राज बोला। कबीर और अक्षत दोनों ही उसे छोड़ देते हैं। राज अपना फोन उठा के जिया को मनाने लग जाता है। तब तक अक्षत ने कबीर को पीरियड्स के बारे में पूछ पूछ के उसका दिमाग खा लिया था। कबीर ने सिर्फ उसे इतना ही बताया था कि ये कुदरत का वो नायाब करिश्मा है जिससे हम जैसे कमीने कुछ दिनों के लिए अपनी प्यारी बीवियों को छोड़ते हैं। अक्षत अपना लैपटॉप खोल के उसमें ज्ञानी बना गूगल खोल के सारी की सारी डिटेल पढ़ने लगता है। जिया भी राज की बात मान जाती है और जब कुमकुम और छाया अपने अपने दुखड़े रो रही थी तब उसने डोर ओपन किया और फिर वह बाहर की ओर चली गई। उसके डोर ओपन करते ही कबीर अंदर आया और बिना कुछ बोले छाया को अपनी गोद में उठाकर वहां से चला गया। छाया भी उसकी गोद में बच्चों की तरह समा जाती है और अक्षत रूम के अंदर आकर डोर को अंदर से लॉक कर देता है। अक्षत को देख के कुमकुम जो से रोना शुरू कर देती है। उसे तो लग रहा था कि अक्षत उसे डांटेगा, लेकिन अक्षत चुपचाप आता है और पहले रूम को साफ करके फिर कुमकुम को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला, बच्चा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं? मुझे लगा तुम मुझे डांटोगे। कुमकुम सुसकते हुए बोली, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है और वैसे भी ये तो तुम गर्ल्स के पास एक खूबसूरत सा गिफ्ट है गॉड का, जिससे तुम एक जिंदगी को इस दुनिया में लाने के काबिल बनती हो। अक्षत जवाब देता है। अक्षत की बातों को सुन के कुमकुम तो खुशी हो जाती है, लेकिन फिर से रोना शुरू कर देती है। अब क्या हुआ बच्चा, कहीं पेन हो रहा है? अक्षत चिंता से पूछता है। मुझे आइसक्रीम खानी है, कुमकुम बच्चों जैसा मुंह बना के बोली। अक्षत उसकी एक्टिंग देख के अपना सिर पीट लेता है। उसके बाद उसे उठा के किचन की ओर लेकर चला जाता है और उसे स्लैब पर बैठाकर उसे आइसक्रीम खिलाता है और थोड़ी देर के बाद उसे वैसे ही वापस लाके सुला देता है और खुद भी सो जाता है। वहीं कबीर छाया को लेकर रूम में जाता है और बेड पर बैठा के बाहर जाते हुए बोला, डोर लॉक करने की सोचना भी मत, वरना मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको तोड़ने में। थोड़ी देर में कबीर अपने हाथ में एक हॉट वाटर बैग और दूसरे हाथ में ढेर सारी चॉकलेट लेकर आता है। उसकी केयर देख के छाया की आंखें नम हो जाती हैं। कबीर उसे लिटा के उसके बाहर बैठ जाता है और उसके पेट पर हॉट वाटर बैग रख के सिकाई करने लगता है और साथ ही छाया को चॉकलेट भी खिलाता है, जिससे उसे काफ़ी ही ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था।
क्योंकि उसके लिए दिन काफ़ी पेनफुल होते हैं। थोड़ी देर में छाया को नींद आने लगती है तो कबीर को भी सोने का बोल देती है। कबीर सोफे की ओर जाने लगता है कि छाया उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, आप भी यहीं सो जाइए। छाया की बात सुन के कबीर के फेस पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती, लेकिन वो छाया को छोड़ते हुए बोला, अगर सुबह को तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो मुझे दोष मत देना। मिस्टर कबीर मल्होत्रा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं होता है। बाप बनने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छाया हंसते हुए जवाब देती है। कबीर आंखें फाड़े उसे ही देखता है, फिर उसकी साइड पर लेटते हुए बोला, वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा तुम्हें। अभी जितना सोना है सो लो आराम से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी शादी के बाद कभी चैन से सो भी पाओगी। थोड़ी देर में वो दोनों भी नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहीं जिया के रूम में राज जबरदस्ती जिया के साथ चिपक के सो रहा था और जिया गुस्से से पागल। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यन और शिवान दोनों ही जेल में एक ही बैरक में चक्की पीसिंग पाइजिंग कर रहे थे, क्योंकि कल रात को पुलिस ने आर्यन को भी अरेस्ट कर लिया था। बॉस ने आर्यन को मीरा के इल्जाम में अंदर करवा दिया था। वहीं आर्यन का दिमाग खराब हो चुका था। उसे तो ये लगा था कि उसके आदमियों ने मीरा को काम ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन अब तक तो उसे ये भी नहीं पता चला था कि उसके खिलाफ कंप्लेन किसने की है। पुलिस वालों ने उसे बहुत बुरी तरह से धोया था, सिर्फ इलेक्शन में लपेट लपेट के। उसे पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी जगह मारा था कि वो ना तो बता पा रहा था और ना ही छुपा पा रहा था। वहीं शिवान की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी आर्यन से बेटर ही था। आर्यन को शिवान को देखकर उसकी और मीरा के साथ की वो फोटो याद आ रही थी। आर्यन शिवान से कोई बात ही नहीं कर रहा था कि शिवान ही कोशिश करते हुए बोला, छोटे हुआ क्या है तुझे? तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मैं तेरी बीबी के साथ था। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि हमने किसी लड़की को दोनों ने शेयर नहीं किया हो। क्या तू भूल गया कि फ्रांस में क्या किया था हमने? ना जाने आज तक कितनी ही आई और गई हम दोनों की लाइफ से। पर भाई मैं शायद उसे पसंद करने लगा था। आर्यन बोला, कोई नहीं छोटे, तो फिक्र मत कर। एक बार हम दोनों यहाँ से निकल जाएं, फिर एक बार तो सिंघानिया की बीवी से तो मिल ले। तेरे अंदर की सारी भड़ास निकल जाएगी। इतनी हॉट है कि उसको देखकर ही किसी की भी पैंट गीली हो जाए। शिवान बेशर्मी से आर्यन को देखते हुए बोला, पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? आर्यन पूछता है। अब तक तो हम दोनों के यहाँ होने की खबर हमारे पिताश्री को मिल चुकी होगी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो हमें ज़्यादा देर तक यहाँ पर हमें रहने देंगे। आते ही होंगे, शिवान मुस्कुराते हुए बोला। वहीं एयरपोर्ट पर एक 50-55 साल का आदमी अपने मुंह में सिगार लगाए हुए और अपने हाथों को एक नाजुक गले की कमर पर रखे बाहर आता है। उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो किस टाइप का इंसान है। वो आदमी अपनी कार में बैठ जाता है और उस लड़की को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है।
थोड़ी देर में वो कार एक घर के बाहर आकर रुकती है, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था जानू हाउस। वो लड़की को वो आदमी अपनी बाहों में उठाए ही अंदर की ओर चला जाता है और एक रूम में ले जाकर उसके साथ प्यार करने लगता है। विशाल मल्होत्रा इंडिया वापस आ जाता है अपने दोनों लाल पिलों को जेल से निकालने, और जिसने भी उसके साथ ये सब किया था उसका बदला लेने। वो सीधा एयरपोर्ट में से जानू हाउस आ जाता है, जो कि उसके नाम वाइफ के नाम था। विशाल को अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी से ही प्यार था। विशाल सारे ही लीगल काम करता था। अक्षत के सिखावत इंडस्ट्री को बर्बाद करने के बाद भी वो ऐसे ही से जीता था, क्योंकि उसने अपने गैर कानूनी कामों से इतना पैसा कमा लिया था कि वो बिना कमाए भी पूरी की पूरी जिंदगी आराम से काट सकता था। वहीं सिंघानिया पैलेस में अक्षत ने कुमकुम को आज ऑफिस से जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। ऐसा ही कुछ कांड कबीर ने किया था। उसने तो छाया को धमकी भी दिला दी थी कि अगर वो आज ऑफिस गई तो उसके साथ ऑफिस में ही वह फर्स्ट नाइट मना लेगा। छाया की तो डर के मारे हालत ही खराब हो रही थी, क्योंकि कबीर जैसे सनकी का तो कोई पता ही नहीं था कि वो कब और क्या ही कर बैठे। जिया ने भी कुमकुम और छाया के ना जाने पर ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। तीनों गर्ल्स ने घर पर बोर होने से अच्छा शॉपिंग पर जाने का प्लान किया। कबीर, अक्षत और राज जैसे ही घर से बाहर जाने को हुए कि उन तीनों को अपनी अपनी पार्टनर्स गेट पर दिखाई देती हैं, जो कि मुस्कुराते हुए बस उन्हें ही देख रही थी। उनकी मुस्कुराहट देख के तीनों को ही समझ आ जाता है कि कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन तीनों एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं। कुमकुम अक्षत के सामने अपना एक हाथ आगे करते हुए बोली, मुझे शॉपिंग पर जाना है। अक्षत मुस्कुराते हुए अपना गोल्डन कार्ड निकाल कर उसके हाथों पर रख देता है। कुमकुम खुश होते हुए उससे पूछती है, मैं इससे कितनी शॉपिंग कर सकती हूँ? कुमकुम की बात सुन के कबीर और राज उसे आंखें फाड़े हुए देखने लगते हैं। कबीर आगे जाते हुए बोला, बहना, क्या तुमने कभी अपने पति से पूछा है कि वो एक दिन में कितना कमा लेता है? कुमकुम बच्चों की तरह ना में अपना सिर हिला देती है और फिर बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले आइसक्रीम के लिए 100 रुपये मांगे थे, तो इन्होंने मुझे देने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने नहीं पूछा कभी। कबीर और राज दोनों ही मुंह फाड़े हुए अक्षत को देखने लगते हैं। कुमकुम फिर एक बार अक्षत की तरफ रुक करके उससे पूछती है, बताओ ना, मैं इससे कितना खरीद सकती हूँ? अब की बार राज आगे बढ़ के बोला, भाभी, इस कार्ड की लिमिट अनलिमिटेड है, आप इससे जो चाहो वो खरीद सकते हो। राज की बात सुन के कुमकुम का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो गुस्से से अक्षत को घूरते हुए बोली, उस दिन जब मैंने तुमसे 100 रुपये मांगे तो तुम्हारे पास थे नहीं? अगर उस दिन नहीं थे तो ये कार्ड कहाँ से आ गया? अक्षत कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजता है और वो बाहर जाते हुए बोला, आइसक्रीम के लिए तुम्हें कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। कुमकुम चिल्ला के बोली।
राज और कबीर भी अक्षत के पीछे निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले दोनों ही अपना अपना कार्ड जिया और छाया को देकर जाते हैं। अक्षत कार में बैठ के कॉल अटेंड करता है। कुछ देर बात करने के बाद वो अपना कॉल कट कर देता है। उसके बाद कबीर और राज को एक मैसेज ड्रॉप कर देता है। थोड़ी ही देर में राज और कबीर चिंता लिए हुए अक्षत के केबिन में ही बैठे थे और अक्षत ग्लास वॉल के पास खड़ा बाहर के नज़ारों को मज़ा ले रहा था। कबीर, कल से तीनों गर्ल्स की ट्रेनिंग शुरू कर दो, उन्हें हर एक चीज़ सिखाओ। फिजिकल इंटेंस के साथ साथ उनको वेपन्स को अपडेट करना भी आना चाहिए। उन्हें इतना स्ट्रांग बनाओ कि वह अकेले ही 10 से निपट सकें। उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स को अपॉइंट करो। विशाल इंडिया आ चुका है और उसने पब्लिकली माफ़ी मांग के अपनी पहली चाल चल दी है और उसकी चाल आर्यन के लिए होगी, पर पता नहीं वो करने क्या वाला है। कबीर बोला। वो अपनी दूसरी चाल भी चल चुका है। मिस्टर बॉस के नाम से आर्यन के खिलाफ कंप्लेन हुई थी। अब तक ना ही मिस्टर बॉस सामने आया और ना ही मीरा का कुछ पता है। आज वो विशाल अपने दोनों ही बेटों को बाहर निकाल लेगा, पर मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही है कि ये बॉस इतना बड़ा आदमी है कि उसने कुछ ही टाइम में आर्यन को अंदर करवा दिया। ये इसका काम ही क्यों ख़त्म नहीं कर देता? बोझ ख़त्म हो इस धरती का, राज बोला। राज की बात सुन के कबीर और अक्षत दोनों ही किसी गहरी ही सोच में डूब जाते हैं। शाम के वक्त शिवान और आर्यन अपने बाप के साथ बैठे थे। शिवान ने एक शॉट लेते हुए बोला, मैं उस अक्षत सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और ऊपर से उस सुंदरी को भी ले गया। मुझे कुमकुम चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर वो मेरी ना हुई तो उसे जीने का भी कोई हक नहीं है। भाई, क्या वो लड़की इतनी अच्छी है कि उसके लिए आप इतने ही ज़्यादा बेकाबू हो रहे हो? आर्यन बेशर्मी से बोलता है। शिवान कुमकुम को याद करते हुए बोला, भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन वो सिर्फ मेरी है। मैं आप दोनों को उसे हाथ तक भी नहीं लगाने दूंगा। इतना बोल के शिवान अपने रूम में चला जाता है। वहीं आर्यन और विशाल एक दूसरे को देखकर एक डेविल से स्माइल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमकुम, छाया और जिया तीनों ही मॉल जाती हैं और फिर तीनों ही ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। शॉपिंग करने के बाद वो तीनों मूवी देखते हैं और फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। उन तीनों ने आज अपने अपने पार्टनर की कोई भी बात नहीं मानी थी और जमकर फास्ट फूड को एंजॉय किया था। और घर जाते हुए उन तीनों ने पानी पूरी का भी टेस्ट लिया था। उनकी ये सारी हरकतें कुछ लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। एक तो था जो अक्षत, कबीर और राज को खबर दे रहा था, तो वहीं दूसरा आदमी शिवान को। तीनों लड़कियां घर वापिस आ जाती हैं और अपने अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती हैं। आज कोई भी घर पर नहीं था क्योंकि दादी और अक्षत की मॉम डैड और आना और अक्षिता सब लोग किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। वहीं दूसरी ओर निकिता और रिवान उसी फार्म हाउस में बॉस के सामने बैठे हुए थे। दोनों के ही चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था।
उस खामोशी को तोड़ते हुए निकिता बोली। वो दोनों ही बाहर आ गए हैं। मैं तो कहती हूँ कि उनको एक बार में ही ख़त्म करके इस खेल को ही ख़त्म कर देते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम भूल गई कि वो क्या चाहती थी? बॉस बोला। पर अगर हम कानून को ध्यान में रख के सब करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका वो बाप अपने पैसों से उन्हें बचाता रहेगा। ईवान जवाब देता है। जितना जल्दी हो सके मीरा को होश में आना होगा। उसके बाद ही हम अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। बॉस जाते हुए बोला। वहीं सिंघानिया पैलेस में कबीर, अक्षत और राज की कार आके रुकती है और वो तीनों ही अपने अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। अक्षत अंदर जाता है और अपनी प्यारी बीबी को बेड पर सोते हुए देखकर उसकी तो आंखें चमक उठती हैं। अक्षत धीरे धीरे अंदर जाता है और डोर नॉक करके बाथरूम में घुस जाता है। कुछ ही देर में वो एक टॉवल में बाहर आता है, लेकिन कुमकुम अब भी वैसे ही सोई हुई थी। अक्षत के दिमाग में खुराफात आती है और वो जाके अपने बालों को कुमकुम के ऊपर झड़ा देता है। कुमकुम हड़बड़ाते हुए उठ जाती है और उसके ऐसे उठने से अक्षत जो उसके ऊपर झुका हुआ था उसके टॉवल पर कुमकुम का हाथ लग जाता है और उसका टॉवल निकल जाता है। कुमकुम अपनी आंखें खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन अक्षत को मानो उसके चिढ़ाने का एक नया बहाना मिल गया था। वो अपना टॉवल नहीं उठाता, लेकिन कुमकुम पर झुककर उसके कान पर धीरे से बोला, बीबी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे इससे पहली बार देख रही हो। कुमकुम का मन कर रहा था वो अक्षत को अच्छे से कूटे और उसे फिर से बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आकर उसके होंठों को किस करने लगता है। कुमकुम ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अक्षत उसे देख के बोला, बेबी अपनी आंखें खोलो। कुमकुम जल्दी से ना में सिर हिला देती है। अक्षत उसे किस करते हुए ही आगे बढ़ने को होता है कि कुमकुम उसे रोकते हुए बोली, अक्षत प्लीज आगे नहीं। अक्षत को भी उसकी बात समझ में आ जाती है और वो उसके सीने में मुंह छिपाए हुए बोलता है, हर बार कोई ना कोई मेरे ही रोमांस में कपाड़ की हड्डी क्यों बनता है। कुमकुम को उसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। उसकी हंसी देख के अक्षत और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और फिर उसके ऊपर से उड़ते हुए बोला, जितना हंसना है हंस लो। आज तुम्हारा दिन है, मेरा आएगा तब तुम्हें अच्छे से हंसाऊंगा। क्या स्टोरी अच्छी नहीं लगती है? कमेंट ना सही लाइक तो कर ही सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय।